हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हमारे थ्योरम्स होते हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स क्या हैं, उनका प्रूफ कैसे होता है और उनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस अपन देखेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम आपके पास आता है, ठीक है, सबसे पहला थ्योरम है आपके पास एस से एस। एस से एस का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं एस से एस। ठीक है, तो एस से एस का मतलब है आपका, एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल। ठीक है, क्या मतलब है, साइड और एंगल। तो साइड, एंगल, साइड। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, साइड, एंगल, साइड। अब साइड, एंगल, साइड, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर आपके पास सपोज दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनकी दो साइड्स या दो साइड्स यूज की जा रही हैं, ठीक है, क्या, दो साइड्स, और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स के बीच का एंगल मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी की दो साइड सपोज मैं एबी और एसी कंसीडर कर लेता हूं, तो उनके बीच का एंगल क्या है, उनके बीच का एंगल ए है। भाई एबी और एसी के बीच में कौन सा एंगल है, यही कहा जा रहा है। तो अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ठीक है, किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स, ठीक है, दो साइड्स पी क्यू और पी आर, ठीक है, इनकी लेंथ के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहां पे दो साइड्स जो हैं वो यहां पे दो साइड्स के बराबर हो जाते हैं। ए बी आपका पी क्यू के बराबर है, सपोज ए सी आपका पी आर के बराबर है, और उनके बीच का एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल ए था वैसे ही यहाँ पे कौन होगा, ये वाला एंगल होगा। तो अगर ये एंगल आपका बराबर हो जाए, ठीक है, ये लेंथ ए बी लेंथ पी क्यू के बराबर है, लेंथ ए सी लेंथ पी आर के बराबर है, अगर ऐसा हो जाता है तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल जो था सेम हो गया। दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल तुम्हारा सेम हो गया, एंड दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डर टू प्रूव कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। ठीक है बात आपकी। तो यहां पे यही चीज कही जा रही है कि इफ, ठीक है, इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एबी और एसी इधर पीक्यू और पीआर के बराबर हो जाएं और एंगल ए एंगल पी के बराबर ना दिया जाए, बल्कि बता दिया जाए कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। समझ में आ रही है बात? हमने क्या बोला कि दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो, तभी हम उनको आपस में कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट पहले ध्यान से देखिए, इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल इन वन ट्रायंगल is exactly same in other triangle, then these triangles are in fact congruent. Then these triangles are congruent. दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल किसी एक ट्रायंगल का अगर आप देख रहे हैं किसी दूसरे के लिए सेम हो जाए, ठीक है, देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे हमने इस डायग्राम के बेसिस पे कहा कि इन दिस केस AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, एंड एंगल A which was included angle in between these two sides, and here corresponding to those two sides we have got PQ and PR, where again included angle is only P. So angle A is here equal to angle P. Angle A and angle P are same. तो ये आपका साइड एंगल साइड ये हो गया। इंक्लूडेड एंगल है, ये ध्यान रहे, इंक्लूडेड पे बहुत ज्यादा फोकस रखना। ठीक है, अगर ये चीजें आपकी हैं तो दिस विल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC is in fact congruent to triangle PQR। ठीक है ये बात। तो
ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये बात ठीक थी। अब इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे अगर मान लीजिए कभी इन केस ऐसा आपको दे दिया जाता कि इफ AB है ना इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, यहां तक बात सेम है, ठीक है। और एंगल, ये एंगल की इक्वालिटी नहीं दी गई और उसकी जगह हमें कुछ दे दिया गया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, then we cannot say that triangle ABC is congruent to triangle PQR because यहाँ पे ये वाला जो आपको एंगल दिया गया है that is not included angle in between sides। साइड्स के बीच का वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। साइड्स के बीच के इंक्लूडेड एंगल A और P थे और जब ये कहा जा रहा है तब तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब ये कहा जाएगा B और Q बराबर हैं तो as it was not the included angle therefore we cannot say triangle ABC is congruent to triangle PQR। ओके, अब ये चीज को हमने एसएस को समझने के बाद अगर हम इसके प्रूफ को भी समझने की बात करें तो इसका प्रूफ आपका बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल आपके डेफिनेशन से जाना है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो होती थी, ठीक है, उससे जाना है। क्या होती थी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? कि अगर हम एक चीज को उठा करके दूसरे के ऊपर रखेंगे तो अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो वो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे, है ना, ठीक है, सेम आएंगे, ठीक। तो ये चीज को हम कैसे शो करेंगे, इस बात के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं, बस सिंपल तरीके से आपको लिखने की जरूरत है कि अगर हमने, देखिए यहाँ पे आपके पास एक तरीके से गिवन क्या है, तो गिवन है आपके पास कि AB, मतलब वो गिवन वगैरह जो लिखते हो, ठीक है, कि दिस इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू, है ना, ये आपका गिवन हो जाएगा AB इज इक्वल टू PQ, है ना, और AC इज इक्वल टू PR। और यहाँ पे अगर हम BAC लिखते हैं तो उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखिए QPR, है ना। अगर आप RQP यहाँ RPQ यूज करना चाहते हो तो CAB लिखो, ठीक है। ऑर्डर भी यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। BAC इज इक्वल टू एंगल QPR अगर ऐसा आपको बोला गया, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये गिवन था। और टू प्रूव है आपका कि ट्रायंगल ABC आपका ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो अगर आप ये प्रूफ देखो इसका, तो इसका प्रूफ बस इतना सा है जो आपकी डेफिनेशन थी, बस वही बात आपको लिख देनी है। क्या आप लिख दीजिए कि अगर हमने A पॉइंट को उठा करके P पे रखा, ठीक है, A पॉइंट को उठा करके P पे रखा सच दैट कि AB आपका PQ से कोइंसाइड कर जाए। A आपने उठा करके P पे रखा सच दैट AB आपका PQ से कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो A को उठा करके आपने P पे रखा, ठीक है, तो हमें यही बस लिखना है इंग्लिश इस चीज को कि if we consider this point A on P and in such a way so that AB coincides with line PQ, ये बात कहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, AB coincides with line PQ, ठीक है, AB coincides with line segment या फिर साइड PQ, ये बात कहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज A को अगर आप मान लो उठा करके P पे रख भी दो और AB को इधर कहीं ले लिया तुमने, A यहाँ पे रखा P पे और AB आपने इधर कहीं ले लिया, कुछ इस तरीके से, तब थोड़ी ना ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि A पॉइंट तो चलो P पे आए, लेकिन ये AB वाली साइड जो है ये उठ करके PQ पे आ जाए, है ना। तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि इफ वी प्लेस A on P, if we place vertex A on P in such a way so that AB coincides with line segment PQ या फिर side PQ, then BC coincides with QR and in this case AC also coincides with PR. AC also coincides with PR and now if we can see this, then all these three sides are equal to PQ, QR and RP respectively, ठीक है। एंड ये आपका एंगल तो बराबर गिवन ही है, तो बस यही आपको लिखना है इस चीज को कि इन सच अ वे, in this way ABC and PQR are congruent triangle as they superpose each other, ठीक है। तो बस यही चीज आपको उठा करके यहाँ पे बतानी है। तो मैं प्रूफ उस चीज को लिख नहीं रहा हूं क्योंकि प्रूफ करने जैसा कुछ नहीं है,
एक तरीके से आपका जो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन है उसी बात को उठा दिया गया है। लेकिन बस इस चीज को ध्यान में रखिए, कहा क्या जा रहा है, ए को पी पे रखने के बाद इंपॉर्टेंट है इस चीज को मेंशन करना कि ए बी शुड कोइंसाइड विद पी क्यू। एक बार आपने ये एस्टेब्लिश कर दिया, देन यू कैन राइट कि वी कैन ऑब्जर्व दैट बीसी आल्सो कोइंसाइड्स विद क्यूआर as BC is equal to QR and now AC also coincides with PR, AC is equal to PR। ठीक है, इस चीज को आप बस एस्टेब्लिश कर दो एंड साइड एंगल साइड थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रूफ तो आपका बस इतना ही है, प्रूफ पे मैं उतना कमेंट भी नहीं कर रहा, मतलब डेफिनेशन वाली बात है बस। ठीक है, तो अब साइड एंगल साइड थ्योरम का हम एप्लीकेशन क्या करते हैं, इससे कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें आप प्रूव कर सकते हो। आइए देखते हैं उन कोरोलरीज को। तो उसके बेसिस पे आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी कोरोलरी हो गई कि अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं अपन, आइसोसेलेस की थोड़ी सी फील आ जाए। ठीक है, जितना भी मान लिया मैंने कि ये ट्रायंगल एबीसी है ना, और ट्रायंगल एबीसी में दो साइड्स आपकी सपोज एबी और एसी ये आपस में इक्वल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके पास ये जो इक्वल साइड्स हैं उनमें आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी आपके बराबर होते हैं, इस साइड के सामने ये एंगल, इस साइड के सामने वाला ये एंगल। ठीक है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट एक तरीके से है प्रूव दैट, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल angles opposite to equal sides of isosceles triangle are equal। ठीक है, ट्रायंगल में ये जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये दो इक्वल साइड्स थी, उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये दोनों एंगल्स आपके बराबर होंगे। ठीक है, और कैसे प्रूफ करने वाले हैं हम, प्रूफ करने वाले हैं इसको यूजिंग एसएएस। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूव करें। अब पहली बात तो ये, सबसे पहले लॉजिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसएएस थ्योरम आपका क्या प्रूव करता है। आपको प्रूव करता है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करता है। तो आपका दूसरा ट्रायंगल कहां से आएगा, यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल की बात की जा रही थी। भाई अगर तुम ये कह रहे हो कि कॉन्ग्रुएंसी यूज करना है, तो हम ये थोड़ी ना कहते हैं एक ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट है, ये थोड़ी ना कहते हैं। ठीक है, अपन ये हमेशा दो ट्रायंगल्स के बीच यूज करते हैं। तो वो दो ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम ये प्रूव भी कर पाए और कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश करते हुए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश करें और वहां से कुछ इस तरीके की चीज प्रूव हो जाए। तो एक ट्रायंगल है और एक्चुअली होने कितने चाहिए कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश करने के लिए, दो ट्रायंगल्स होने चाहिए, है ना। कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर से रिलेटेड कोई थ्योरम यूज करने के लिए दो ट्रायंगल्स होने चाहिए। अब दो ट्रायंगल्स कहां से बनाएं, तो ऐसे केसेस में सबसे पहली चीज आप याद रखिए कि आपको कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा। कैसा होगा कंस्ट्रक्शन, अगेन दैट डिपेंड्स कि आपको क्या प्रूव करना है, और कुछ नई चीज प्रूव करनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस देखनी है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सो दैट कि आप इस ट्रायंगल की जगह दो ट्रायंगल देखने लगे और फिर दोनों ट्रायंगल्स में आपके कुछ एक तरीके से कह लीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश हो जाए, कुछ ऐसी चीज प्रूव हो जाए। तो हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, तो हमने ये कहा, ठीक, हमने ये कहा कि अगर हम एंगल ए जो है हमारा ये, इस एंगल ए का अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचे, एंगल बाइसेक्टर आपको पता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता था कि मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है ना, इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर है अगर, तो ये टोटल जो एंगल था, जितना एंगल इधर रहेगा उतना ही एंगल इधर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया आपने एंगल बाइसेक्टर एडी खींच दिया। क्या किया, एंगल बाइसेक्टर एडी खींच दिया। अब जैसे ही आपने एंगल बाइसेक्टर एडी खींचा तो इसकी हेल्प से हुआ क्या, इसकी हेल्प से आपके दो ट्रायंगल्स अब आपको दिखने लगे। एक ट्रायंगल आपको दिखने लग गया एडीबी और एक ट्रायंगल आपको दिखने लग गया एडीसी। सही है,
ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल एडीबी, है ना, इन ट्रायंगल एडीबी एंड एडीसी, ध्यान दीजिएगा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस ऑर्डर में आप लिख रहे हो एबीडी एडीसी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो एडीबी एडीसी सही है। इस ऑर्डर में अगर हम मतलब इन दो ट्रायंगल्स में अगर हम फोकस करें तो हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एबी लाइन जो है आपकी डीसी लाइन के बराबर है, ठीक है, तो हम कैन ऑब्जर्व एबी इज इक्वल टू डीसी, है ना, ठीक है। दिस एडी इज कॉमन, है ना, एडी आपका दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ऑब्वियसली एडी इज इक्वल टू एडी ही है ना भाई, एक लाइन अपनी के बराबर ही होगी, है ना, एक लाइन सेगमेंट, तो एडी इज इक्वल टू एडी भी है। तो दो चीजें आ गई, एक साइड, है ना, ये साइड आपने एक यूज करी, एक साइड आपने ये यूज करी, ठीक है, इधर आपने ये साइड यूज करी और ये वाली साइड यूज करी। अब आप ये भी देख सकते हो कि चूंकि आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इसलिए क्या हुआ कि BAD जो आपका एंगल है ना, BAD जो आपका एंगल है वही एंगल DAC भी होगा, एज यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से क्या आया, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, दैट मींस कि साइड एंगल साइड, ऐसा हो गया ना, साइड एंगल साइड, तो ये दो साइड्स यूज करी और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, BAD और यहां पे बल्कि DAC मत लिखिए, BAD, तो वैसे इधर क्या होगा CAD, तो यहां पे आपका एंगल CAD, ठीक है। तो ये आपके पास AB इज इक्वल टू DC नहीं यार, AB इज इक्वल टू AC है ना, सॉरी, है ना, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से आ गया कि ये साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल इधर इस साइड, ये AD साइड और बीच के इंक्लूडेड एंगल के एग्जैक्टली सेम है, और इसलिए बाई SAS, ठीक है, बाई SAS वी कैन से कि ट्रायंगल ABD, है ना, और ट्रायंगल इधर क्या बोला जाएगा ACD, ट्रायंगल ACD, ये दोनों आपके कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और दैट मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है ना, एंगल A के बराबर, एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो जो CPCT हमने लिखा था, यूजिंग CPCT वी कैन ऑब्जर्व एंगल B, सॉरी यार, एंगल B आपका एंगल C के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा कोरोलरी था। इस चीज को आप लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक ट्रायंगल के बारे में कुछ प्रूफ करने वाले हो कॉन्ग्रुएंसी से, तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कौन सा कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है कि क्या प्रूफ करना है, ठीक है, और आइडिया कैसे लगेगा जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट थ्योरम है आपका ASA का मतलब अगेन क्या हुआ, जैसे पिछली बार साइड एंगल साइड था, यहां पे हो गया एंगल साइड एंगल, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड, उनके बीच इंक्लूडेड साइड, जैसे पिछली बार क्या था, दो साइड्स और उनके बीच इंक्लूडेड था एंगल, वैसे ही इस बार क्या हो गया, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखिए ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल PQR, ओके, ABC अनदर ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो दो एंगल्स हैं, एंगल B यहाँ एंगल Q के बराबर है, एंगल C करस्पॉन्डिंगली इधर एंगल R के बराबर है, ठीक है, ठीक, और इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड, दोनों एंगल्स के बीच की साइड, तो दोनों एंगल्स के बीच की साइड यही है BC, और यहां दोनों एंगल्स के बीच की साइड क्या है QR। अगर ये चीजें आपकी बराबर हैं, देन यू कैन से कि आपके दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या बोला मैंने, एंगल B है ना इज इक्वल टू एंगल Q हो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो, और उनका इंक्लूडेड साइड क्या है BC, और यहां पे इंक्लूडेड साइड क्या है QR।
अगर ये आपस में बराबर हैं, देन वी कैन से कि ट्रायंगल ABC आपका PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। ABC आपका PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इतनी बात। अब इस बात का फिर से एक स्टेटमेंट अगर आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज correspondingly equal to another two angles of another triangle and their included side should also be equal, and their included side is also equal, then we can say ABC triangle is congruent to triangle PQR। क्या बोला मैंने ये कहा कि if two of the angles of a given triangle is exactly correspondingly equal to two sides of another triangle, two angles of another triangle, and their included side is also equal in length, then we can say both the triangles are congruent। ठीक है, दो एंगल्स और उनके बीच का जो साइड है वो अगर आपका सेम है तो आप ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में स्टेट कर सकते हो। ABC ट्रायंगल आपका PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा यूजिंग ASA। ठीक है, अब इस चीज में आपका प्रूफ कैसे आएगा? पिछली बार तो आपने डायरेक्टली बोल दिया था। अब हम क्या करेंगे कि मतलब एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से आपने फर्स्ट वाला प्रूव किया SAS। अब SAS की हेल्प से आप एक तरीके से प्रूव करेंगे ASA। ठीक है, ASA आप कैसे प्रूव करेंगे? SAS की हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको गिवन है। ठीक है, एक तरीके से यही आपको गिवन है, B equal to Q, C equal to R and BC equal to QR। Now you have to prove triangle ABC should be congruent to triangle PQR। यही आपको करना है। तो मैंने यहां पे क्या सिचुएशन लिया, मैंने ऐसा कहा कि हम यूज करने वाले हैं SAS को, मतलब दो साइड्स को हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दो साइड्स को हमें यूज करना पड़ेगा और एक एंगल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? अब जैसे इसके लिए अगर आप देखें तो आप देख सकते हो कि SAS का यूज करने के लिए मैंने कहा कि चलो मुझे कम से कम ये तो पता है ना कि BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो अब थॉट प्रोसेस देखिएगा, BC इक्वल टू QR ये मुझे पता है। ठीक है, और एंगल C और एंगल R भी बराबर है। ठीक है, एंगल C एंगल R भी बराबर है। और मैंने क्या कहा था, SAS का यूज करूंगा। तो SAS का अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे एक और साइड चाहिए। ठीक है, तो SA हो गया। अगर ये वाला S आपका दोनों बराबर हो जाए, मतलब AC PR के बराबर हो जाए, तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों आपके कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे यूजिंग SAS। तो मैंने कहा कि हमें जरूरत किसकी है कि AC इज इक्वल टू PR की, है ना? तो BC इक्वल टू QR, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। AC इक्वल टू PR है या नहीं है इसके बारे में तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया। क्या मान लिया? कि इफ AC इज इक्वल टू PR, जबरदस्ती हमने मान लिया। तो हमने कहा कि इफ AC इज इक्वल टू PR, तो अगर AC इक्वल टू PR है देन, ठीक है, बाई SAS, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। SAS का यूज कर लें, SAS, ठीक है, इसका यूज कर लें तो अपन बोल सकते हैं साफ साफ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। सीधा सीधा बोल सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि इसमें आपने तो ये जबरदस्ती यूज किया, AC इक्वल टू PR। AC इक्वल टू PR की तो कहीं बात भी नहीं थी। तो हमें ऑब्वियसली ये हमने एक केस कंसीडर किया है। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये आपका केस बन रहा। ठीक है, अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि AC इज नॉट इक्वल टू PR। अगर AC आपका PR के बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो AC PR के बराबर अगर नहीं है तो AC PR से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, AC PR से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर जैसे ये ट्रायंगल आपका ABC है ना, ABC है, और एक ट्रायंगल आपका ये PQR है। ठीक, PQR ऐसा, तो AC आपका अगर PR के बराबर नहीं है, मान लीजिए AC PR से छोटा है,
तो क्या होगा, आप BC के इक्विवेलेंट तो QR को कर ही चुके हो कि ये आपकी साइड इसके बराबर है, ये एंगल आपका इसके बराबर है, ये आप कर चुके हो, ठीक है। तो यहां से भाई अगर PR लाइन के लॉन्ग ही हमें चलना होगा, भाई ये एंगल मेंटेन करते हुए चलना होगा, और ये एंगल मेंटेन करते हुए हमें AC डिस्टेंस अगर मान लो मेजर करनी है, R से हम चलें कितना, PR नहीं बल्कि AC के बराबर, ठीक है। मैंने कहा AC अगर छोटा हुआ तो R से ऐसे चलेंगे हम, तो P की जगह कम ही डिस्टेंस मिलेगी हमें। भाई अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5.5 सेंटीमीटर था, तो आप इस लाइन के लॉन्ग 5 सेंटीमीटर चलोगे तो हो सकता है बात यहीं पे रुक जाए। A के करस्पॉन्डिंग एक तरीके से यहाँ पे P' वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस CA और RP' बराबर है। या फिर ये हो सकता है कि AC आपका PR से बड़ा रहा हो, भाई ये 5.5 था वो 6 हो, तो इस लाइन के लॉन्ग हम और आगे चले जाएंगे, P" मान लो ले लिया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके का केस लिया कि अगर मान लो AC PR के बराबर नहीं है तो ऐसे केस में या तो AC PR से बड़ा होगा, अगर PR से बड़ा होगा तो हमने यहां से R से चलना शुरू किया और AC डिस्टेंस R से स्टार्ट करके P" पे एंड हुई, और अगर AC आपका छोटा था तो वो P' पे ही एंड हो गई। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना। तो चलो हमने पहला केस लिया कि AC इज लेस देन PR, मतलब आपका ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा P'QR, ठीक है। तो P'QR जो है आपका नया ट्रायंगल एक क्रिएट होगा। अब इस P'QR में हम क्या देख सकते हैं कि नाउ, ठीक है, इन ट्रायंगल P'QR एंड ABC, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में अपन क्या देख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू QR, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, एंड ये साइड लेंथ AC आपके AC जो है आपके P'R के बराबर है, AC आपका P'R के बराबर है। दैट मीन्स कि दीज टू, मतलब ये आपका साइड एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है। ये S से हम कह सकते हैं कि बाई S से S, ठीक है, आपका ये दोनों मतलब ABC और ट्रायंगल P'QR ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे ऐसे केस में, ठीक है। भाई अगर आपका ये लेंथ आपका यहीं पे क्रिएट हो गया तो P'QR और ABC ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इसलिए आपका ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाले एंगल के बराबर होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा। भाई एंगल ABC इज इक्वल टू P'QR आने लगेगा, तो इसलिए आपका एंगल ABC, ठीक है, CPCT से एंगल ABC आपका एंगल P'QR के बराबर आने लग गया, जो कि नहीं आना चाहिए बिकॉज इट इज गिवन कि आपका एंगल B, ठीक है, एंगल PQR के बराबर है। तो ये जो चीज आपकी निकल करके आ रही है दैट इज नॉट करेक्ट, बल्कि यहां से आप इसके बाद ऐसे कहोगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन स्टेटमेंट दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट आपने दे दी, दैट मीन्स कि आपका जो ओरिजिनल एजम्पशन था केस 2 में कि AC इज नॉट इक्वल टू PR, दैट इज रॉन्ग। जब हमने ये एज्यूम किया तो हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आया जो कि हमारे गिवन स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना। तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, और इसलिए हमने जो ओरिजिनली एज्यूम किया है दैट कंडीशन इज इम्पॉसिबल, और इसलिए आपका ये केस 1 ही करेक्ट है, केस 2 इज इम्पॉसिबल, और आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरीके से हम AS से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ASA के प्रूफ के बाद हम आते हैं ASA के एप्लीकेशन पे। ASA का एप्लीकेशन आपका AAS है, ठीक है, तो देखते हैं उसको। तो इसके कोरोलरी के फॉर्म में अपन किसको यूज करने वाले हैं, ठीक है, कोरोलरी जो इसकी आ सकती है, ठीक है, कोरोलरी इसकी क्या बन जाएगी, AAS। AAS का मतलब क्या हुआ, एंगल साइड, ठीक है। पिछली बार क्या था, एंगल साइड एंगल का डिफरेंस है दोनों में, वहां पे दो एंगल्स के बीच में साइड थी, यहाँ पे दोनों एंगल्स के बाहर की साइड है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि इसका मतलब है एंगल साइड,
ठीक है। अब ये बड़ा आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। भाई देखो, ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपके दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, और इनमें आपका ABC, ठीक है, यहां पे PQR, ठीक। अब ABC और PQR दोनों है गिवन। आपका दो एंगल मान लीजिए B और C, ठीक है, यहां पे करस्पॉन्डिंगली क्या हो गया, Q और R, ये दो एंगल्स हो गए। और साइड के नाम पे हमने कहा कि अभी तक हम बीच की साइड यूज करते थे, BC और QR को यूज करते थे। अभी अपन क्या करेंगे, किसी अलग साइड को यूज करेंगे। तो मान लिया हमने कि हम इस बार यूज करने वाले हैं AC और PR को। तो हमने एक कहा कि गिवन है आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, है ना। और हमने एक तीसरा कह दिया कि AC इज इक्वल टू PR, AC आपका PR के बराबर है। अब AC अगर आपका PR के बराबर है तो ये ASA तो नहीं यूज हो सकता, बिकॉज आपके दोनों एंगल्स के बीच की साइड नहीं यूज की गई है, ठीक है। AAS की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या देख सकते हो, तो अगर ये दो चीजें आपकी बराबर हैं, है ना भाई, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, तो आपको पता होता है कि ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180, है ना। तो अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना भाई। अगर ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 180 माइनस x माइनस y, और इसको भी क्या होना पड़ेगा, 180 माइनस x माइनस y। तो आप सीधा कह सकते हो कि इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि एंगल A आपका एंगल P के बराबर है कि नहीं है। तो आपके तीनों एंगल्स बराबर हो गए। अच्छा, तीनों एंगल्स बराबर हो गए तो कोई फर्क पड़ता है क्या, आपको वैसे ही हो गया कि भाई एंगल A है ना एंगल P के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, एंगल A आपका एंगल P के बराबर है, एंगल C आपका एंगल R के बराबर है, ठीक है। तो ये अब आप जिस साइड पे बात करने वाले थे AC इक्वल टू PR, वो अब आपका इंक्लूडेड साइड हो गई, है ना भाई। हमने क्या किया, हमने दो एंगल्स बराबर दिए थे, हमने तीनों एंगल्स बराबर कर दिए। अब जब तीनों एंगल बराबर कर देंगे तो वो जो साइड एक अलग से आ रही थी वो कहीं तो इंक्लूड हो ही जाएगी ना, चाहे ये वाली होगी चाहे ये वाली होगी। जब तीनों एंगल आ गए तो बीच में तो वो फंस ही गया, ठीक है। तो अब आपका एंगल A इक्वल टू एंगल P हो चुका है। आप यूज कर लीजिए एंगल R इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। और AC इक्वल टू PR आपका हो ही चुका है ना। AC इक्वल टू PR गिवन ही है। तो अब इन तीनों से हम ऐसा 3 डिडक्शंस कर सकते हैं, और इनका मतलब क्या हुआ कि बाई ASA, अब ASA यूज हो जाएगा क्योंकि दो एंगल्स और ये बीच का इंक्लूडेड साइड है। तो बाई ASA वी कैन से कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो ASA और AS ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों मतलब ASA से आप AS बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारा वो ट्रिपल एस है, और ट्रिपल एस की शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।